नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे अर्थशास्त्र के बारे में। इकोनॉमिक्स बीए 6 सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आपका जो पेपर होगा वो 2 पेपर होंगे, ठीक है। तो जो पहला पेपर है उसमें आपको पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि आपको भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में आपको बारीकी के साथ समझना है। 2024-25 यानी पिछले साल का ये क्वेश्चन पेपर है, इसको मैं सॉल्व करवाऊंगा ताकि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो। जो 2026-27 की परीक्षा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, 27-28 की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। तो आपको और कहीं पर ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, केवल शुक्ला स्टडी पॉइंट और को करिकुलर मास्टर या बीए करिकुलर चैनल है, 3 चैनल आपके हैं जो कि आपको बीए से संबंधित तैयारी बहुत ही विधिवत करवाते हैं। तो अर्थशास्त्र पेपर 1 का इसका बिल्कुल राइट आंसर, मतलब पेपर 1 के बारे में चर्चा करेंगे, 100 एमसीक्यूज के बारे में। ये लेक्चर जो होगा राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, एमजी प्यारू बरेली, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, मां साकुम्भरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजे प्यारू बरेली रोहिलखंड, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, महाराजा सोहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ऐसे तमाम प्रकार के जेएनयू डीयू सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव होती है चाहे लिखित होती है, आपको बस इतना ध्यान रखिएगा, पढ़ना है अगर आपको इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमी का आप उत्तर प्रदेश, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। 26-27 की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा लेक्चर आपने नहीं देखा होगा, बहुत ही बारीकी के साथ सरल भाषा में आपको एक एक क्वेश्चंस को पोस्टमार्टम करते हुए समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए, क्वेश्चन पेपर आपके समक्ष आ चुका है, आप सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चंस हैं आपके, एक एक प्रश्नों को मैं बारीकी के साथ आपको बताते हुए चलूंगा। पहला क्वेश्चन आपका आ चुका महोदय। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो भारतीय संविधान में जो पंचवर्षीय योजनाएं ली गई हैं, ये रूस के संविधान से ली गई हैं। कहाँ से? यूएसएसआर यानी रसिया के संविधान से, ठीक है। तत्कालीन सोवियत संघ जो था उस समय उसके ली गई थी। बाद में आप देखते हैं रूस जो है वो अलग हो जाता है, सोवियत संघ के जो 15 देश होते हैं अलग अलग बट जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत में आर्थिक नियोजन और पंचवर्षीय योजनाओं का जो मॉडल है सोवियत संघ से प्रेरित है। भारत के प्रधानमंत्री उस समय थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने इस मॉडल से इस मॉडल से काफ़ी प्रभावित थे, पंचवर्षीय योजनाओं से, और 1951 ईस्वी से, ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। 5 साल की एक योजना होती जिसमें हम किसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। प्रश्न आपका आ चुका, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति, गोल्डन रेवोल्यूशन, ये बागवानी और शहद उत्पादन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। किससे रिलेटेड है बेटा? बागवानी और शहद उत्पादन से रिलेटेड है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। बागवानी और शहद उत्पादन जो होता है ये स्वर्ण क्रांति का संबंध है उसी से। जैसे कि फल सब्जियां और विशेष रूप से शहद के उत्पादन में वृद्धि करता है, ठीक है, स्वर्ण क्रांति। जैसे कि हरित क्रांति आपका चावल से संबंधित था, लेकिन गेहूं भी की उपज भी ठीक ठाक मात्रा में हुई, ठीक है। तो स्वर्ण क्रांति की अगर बात की कब शुरू हुई, 1991 ईस्वी से लेकर के 2003 ईस्वी तक जो है ये स्वर्ण क्रांति चली, ठीक है, इसी के बीच मानी जाती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस क्रांति को हम लोग निरपक्ष तुतज क्रांति के, मतलब कि जो है इस क्रांति के जनक कौन है? निरपक्ष तुतज नाम के एक व्यक्ति हैं, निरपक्ष तुतज, ठीक है। मैं लिख देता हूं, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो स्वर्ण क्रांति के जनक कौन है? वैसे प्रश्न पूछेगा नहीं, लेकिन जानकारी के लिए आप लिख लीजिएगा। निरपक्ष तुतज नाम के एक विद्वान हैं, उन्होंने एक प्रकार से स्वर्ण क्रांति के लिए इनको जनक कहा जाता है। जैसे कि नॉर्मन बोरलाग को कहा जाता है, ठीक है, ऐसे वर्गीस कुरियन को, ठीक है, विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो ये ऐसे ही आपका जो ये है बागवानी और शहद क्रांति, मतलब इसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए स्वर्ण क्रांति आई, उसके जनक रहे हैं निरपक्ष तुतज नाम के विद्वान। तीसरा क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था? भारत ना तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और ना ही वो भारत अपना समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ये समाजवादी और पूंजीवाद दोनों का मिश्रण करके चलता है। भारत में सरकारी चीजें भी हैं, यानी कि सार्वजनिक वस्तुएं भी हैं, उत्पादन के चीजों पर, संपत्ति पर,
सार्वजनिक अधिकार भी है और पब्लिक का यानी कि जो है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का भी होता है। तात्पर्य कहने का ये है कि भई जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी बस भी होगी और प्राइवेट बस भी चलेगी, ठीक है? जबकि रूस आप देखते हैं समाजवादी है, यानी वहाँ पर सब चीज़ सरकारी है। अमेरिका आपका प्राइवेट है, यानी वहाँ पर हर चीज़ प्राइवेट चीज़ें में होती हैं, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न आपसे पूछा गया कि भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था बेटा? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी, उसके तहत हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय अवधि आप देखते जाहिर सी बात है 1951 में जब शुरू हुई पहली तो 1955 तक चलेगी ये, ठीक है 1955 तक। अब 1956 में शुरू होगी 1956 में और 1961 तक चलेगी कौन सी द्वितीय क्रांति। पहली क्रांति 1951 से 1955, 1956 से 1961 दूसरी क्रांति, ऐसे 1962 से लेकर के और 67 तक आपकी तीसरी क्रांति। इस तरीके से आपका 5-5 सालों की एक मापदंड बना करके क्रांतियाँ की जाती, मतलब कि ये योजनाएं बनाई जाती थी जो कि 5 साल तक वो काम करती थी, उन्हीं योजनाओं पर उन्हीं प्लान पर काम करती थी, ठीक है? तो 1 अप्रैल को शुरू होती है और 31 मार्च तक चलती है, यानी कि ये वित्तीय वर्ष माना जाता है, ठीक है? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, ठीक है, तक चलती है, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी कि 1 अप्रैल 1956 से लेकर के 31 मार्च 1961 तक ये पंचवर्षीय योजना चली है। इस योजना की अगर बात की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बाबू, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसका मुख्य जोड़ था जो भारी उद्योग है उनके विकास को बढ़ाया जाए, ठीक है? तो चौथे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1956 से 61 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 से 61 डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, चौथे का डी ऑप्शन। आगे देखेंगे 5वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है महात्मा गांधी यानी नई श्रृंखला के 20 रुपए के नोट के पीछे कौन सी तस्वीर है? बताएं जो 20 रुपए की जो नोट आई है, जो नई श्रृंखला बनी है, उस पे कौन सी नोट है 20 रुपए की उस पर? तो एलोरा की गुफाएं उस पर आपको दिखाई देती हैं, एलोरा की गुफाएं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है नोट, ये बात ध्यान रखेंगे। 20 रुपए के नोट जो हैं पीले और हरे रंग के, पीछे महाराष्ट्र में एक ऐतिहासिक स्थल है एलोरा की गुफाएं, उन्हीं का चित्र आपको दिखेगा 20 रुपए की नोट पर। आप ऐसे देख लीजिएगा, ये हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को दिखाता है। तो एलोरा की गुफाएं जो हैं आपको 20 रुपए के नोट पर, जो नई नोट है उस पर आपको मिल जाएंगी। छठा क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है। प्रश्न है वस्तुओं के आयात पर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। छठा नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 6 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपका आ चुका है। छठा नंबर क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है? छठा नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है बाबू? फटाफट से आप देखने का प्रयास। 6 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, ठीक है? चले 6 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बाबू? 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर किसके रूप में जाना जाता है? तो आयात और निर्यात पर जो कर लगाया जाता है उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? उसको सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी कहा जाता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी, यानी कि जब कोई सामान देश की सीमा के पार या अंदर या बाहर जाता है तो सरकार उस पर टैक्स लगाती है। इसी टैक्स को कस्टम ड्यूटी या सीमा शुल्क के नाम से जानते हैं, ठीक है? 7वां क्वेश्चन, 7वां प्रश्न है योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? प्लानिंग कमीशन की स्थापना 1950 में ही की गई थी। अब इसी योजना आयोग को नीति आयोग के नाम से जानते हैं, ठीक है? नीति आयोग 2014 के बाद से शुरू हुआ है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो योजना मोदी जी की सरकार आई तो योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया था, नहीं तो ये पहले योजना आयोग के नाम से जानी जाती थी। इसके अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो योजना आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे, अब नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है? आपको बता दूं कि इसका गठन कब हुआ था योजना आयोग का? तो 15 मार्च को इसका गठन हुआ था, 15 मार्च 1950 को, ठीक है? ध्यान रखेंगे। 8वां क्वेश्चन आपका आ चुका है, डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है? तो डेयरी उद्योग जो है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है। डेयरी, कृषि, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, ठीक है? प्राइमरी सेक्टर, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, डेयरी, ये सब सीधे प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको प्राकृतिक क्षेत्र में रखा जाता है या प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर?
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 9वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। दूसरी हरित क्रांति सेल का मुख्यालय कहाँ पर था? दूसरी हरित क्रांति सेल का मुख्यालय भुवनेश्वर में था, उड़ीसा, भुवनेश्वर उड़ीसा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी हरित क्रांति का उद्देश्य था कि पूर्वी भारत में कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जाए और इसका केंद्र जो बनाया गया था उड़ीसा में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी? भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई है 1960 के दशक में हुई है। 1967-68 में आप देखते हैं, 67-68 या फिर 66-67 भी कहीं कहीं पर मिलता है। तो 66 से लेकर के 68 के बीच में आप देखते हैं हरित क्रांति जो थी हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। गेहूं और चावल के उत्पादन में इससे बढ़ोतरी हुई है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है या ऐसे ही 4-5 जो है क्वेश्चन पेपर जो मैं सॉल्व करवाऊंगा पेपर 1 पेपर 2 सभी का, उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आपको सीरीज या किताब कहीं पर आपको खरीदनी नहीं पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव पेपर हो चाहे लिखने वाला पेपर हो, सभी का पीडीएफ आपको मिलेगा। आपको एसएमएस कर देना है 9984 039 139। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है। आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में, आप फिफ्थ जो है 6 सेमेस्टर में हैं तो 6 सेमेस्टर की फीस कितनी है? मात्र 100 रुपये फीस। ठीक है, 100 रुपये फीस में आपको इन सभी का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो 100 रुपये फीस कैसे जमा करनी है? स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। उसके बाद में आपको इकोनॉमिक्स के दोनों पेपर का पीडीएफ और साथ ही साथ में आपका इकोनॉमिक्स के अलावा पॉलिटिकल साइंस होगा, जियोग्राफी, यानी जो दो सब्जेक्ट आपके होंगे, दोनों सब्जेक्ट के एक पेपर, यानी कुल मिलाकर के 4 पेपर ये, और एक को करिकुलर का होगा कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो ये 5 जो है क्वेश्चन पेपर की तैयारी मैं करवा दूंगा मात्र 100 रुपये फीस में। पीडीएफ नोट्स जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप की जो परीक्षाएं जो जिनकी होने वाली हैं उनके लिए एक विधिवत तैयारी हो जाएगी, जिसमें कम से कम मैं 4 से 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाऊंगा। तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट हो जाएगा ये। ठीक है, जब आप हमारी वीडियोस को देखेंगे तो वहाँ से एक भी क्वेश्चंस आपका बाहर से उससे नहीं आएगा, सब कुछ वहीं से पूछा जाएगा। तो मात्र और मात्र 100 रुपये फीस आपको जमा करनी है। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो तुरंत आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ मिलेंगे। वैसे आपको वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पर ही मिल जाएंगे हमारे इसी चैनल पर को करिकुलर मास्टर पर, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी पीडीएफ नोट्स आपको ग्रुप में मिलेगा। ठीक है, उसके लिए आपको फीस जमा करनी पड़ेगी। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 11 नंबर प्रश्न आप देखेंगे महोदय। 11 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या है बेटा, फटाफट से आप बताएंगे। ऑपरेशन फ्लूड या ऑपरेशन फ्लड जिसको कहते हैं, तो डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ने के लिए एक मिशन बनाया गया था। ठीक है, वही है ऑपरेशन फ्लूड। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है, ऑपरेशन फ्लूड को श्वेत क्रांति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य था कि भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनाया जाए। ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो थे इसके जनक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 12 नंबर प्रश्न है महोदय, भारत में हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो भारत में हरित क्रांति में किस प्रकार की बीजों ने भूमिका निभाई है? तो उच्च उपज वाली किस्मों के बीज ने, खास करके करेक्ट आंसर क्या जो उच्च उपज वाली किस्मों के बीजों ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन जिन बच्चों ने लगाते हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं HYV जो है HYV नाम की जो बीजें थी। ठीक है, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी, इन बीजों का प्रयोग किया गया, जिससे इससे पहले 1 बीघे में 2 कुंटल या 1 कुंटल गेहूं होता था, और जब हरित क्रांति आई तो 1 बीघे में 4 से 5 कुंटल गेहूं निकालने लगे। पंजाब पर इसका काफी अच्छा प्रभाव पड़ा था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 13 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है, रेशम कीटों के व्यावसायिक पालन में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संबंधित है? रेशम कीट के व्यावसायिक पालन को हम लोग सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं, सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन आपसे और पूछा जाए, हार्टिकल्चर क्या है बेटा? जब हम बागवानी की फसलों को उत्पादित करते हैं तो उसको हार्टिकल्चर कहते हैं, यानी बागवानी की फसल उत्पादन करने को हार्टिकल्चर, बागवानी को हार्टिकल्चर। एपीकल्चर क्या है बेटा? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। ठीक है, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। ठीक है, बागवानी फसल के लिए जो होता है वो आपका हार्टिकल्चर है। अच्छा, बीटीकल्चर क्या है? बीटीकल्चर अगर आप अंगूर की खेती करते हैं, ठीक है, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? बीटीकल्चर। ठीक है, अंगूर की खेती को बीटीकल्चर कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखें। क्लियर?
अब यहाँ पर आ गया आपका सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जो होता है बेटा, यही केचुआ पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर जो होता है रेशम के उत्पादन से रिलेटेड है, रेशम कीट के पालन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से है? उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से है? तो धूसर रंग से है। अगर उर्वरक क्रांति की बात की तो धूसर क्रांति कहा जाता है, उर्वरक क्रांति को धूसर क्रांति कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। धूसर माने स्लेटी रंग जो इसको वो बोलते हैं। ठीक है, जो उर्वरक जो होते हैं उसी कलर के होते हैं, तो कलर के हिसाब से क्रांति। जैसे हरित क्रांति, गेहूं और धान का फसल हरा होता है इसीलिए उसको हरित क्रांति कहा गया। दुग्ध क्रांति, दूध सफेद होता है इसीलिए उसको दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति कहा गया। ठीक है, ऐसे ही आप देखते हैं गोल क्रांति, नीली क्रांति कहा गया मत्स्य उत्पादन से रिलेटेड चीजों को। तो ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे 15 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, मूंगा रेशम, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका महोदय, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त है और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पंद्रह नंबर क्वेश्चन क्या आ चुका महोदय? प्रश्न आपका आ चुका 15 नंबर, मूंगा रेशम भारत के इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो मूंगा रेशम जो है ये किससे संबंधित है बेटा? असम राज्य से रिलेटेड है मूंगा। ठीक है, कहाँ से? असम से। मूंगा सिल्क जो होता है दुनिया भर में केवल असम में ही पाया जाता है। यह अपनी सुनहरी चमक के लिए और मजबूती के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है मूंगा रेशम। ठीक है, इसे 2007 में भौगोलिक संकेत यानी जिसको जीआई टैग जिसको बोलते हैं, तो जीआई टैग से इसको एक प्रकार से नवाजा गया है। जीआई टैग मिलता है जो फेमस चीजें होती हैं उन पर। तो 2007 में इसको भौगोलिक संकेत जिसको जीआई टैग बोलते हैं उसको दिया गया। दुनिया भर के लिए इसको एक प्रकार से जीआई टैग मिल चुका है। रेशम, यह रेशम की अगर बात किए तो एंथेरिया असामेंसिस नाम के रेशम के कीट से प्राप्त होता है मूंगा रेशम, जो कि बहुत ही दुर्लभ है। असम में केवल मिलता है ये। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, दुनिया भर में असम में केवल पाया जाता है, इसीलिए इसकी डिमांड ज्यादा है। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी की फसलें हैं? रबी की फसलें, रबी की फसलें से आपके इसमें जौ हो गया, चना हो गया। जौ और चना जो है ये रबी की फसलों में आती हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। भारत में रबी की फसलें बेसिकली सर्दियों के महीने में जो फसलें होती हैं उनको रबी की फसल बोलते हैं। अक्टूबर नवंबर में जो बोई जाती हैं और बसंत यानी मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। अब मार्च अप्रैल में कौन सी फसलें काटी जाएंगी बेटा? गेहूं। अब गेहूं तैयार हो रहा है, गेहूं कटेगा कब? मार्च अप्रैल में। ठीक है, तो इसका मुख्य उदाहरण क्या होता है? जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, ये सब आपकी क्या होती हैं? ये आपकी रबी की फसल है। जबकि मक्का और मटर की अगर बात की जाए तो ये खरीफ की फसल है। ठीक है, इसके अलावा मक्का खरीफ की फसल हुई थी, इसीलिए मटर तो हो गया, मान लीजिए मटर बो सकते हैं इसमें, लेकिन मक्का खरीफ का फसल है। इसके अलावा धान और कपास की बात की तो धान जो है और कपास दोनों खरीफ की फसलें हैं। ज्वार भी खरीफ की फसल है। गेहूं आपका मान लेते हैं रबी की, लेकिन ज्वार आपका खरीफ की फसल है। इसलिए जौ और चना केवल जो है आपका क्या पड़ता है? ये आपका पड़ेगी रबी की फसल। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश में चमड़े के व्यवसाय का प्रमुख केंद्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश में चमड़े का अगर व्यवसाय आपको देखना है भैया तो उन्नाव कानपुर में चले जाओ, तबाही मची हुई चमड़े का उद्योग। मैं तो एक बार भैया गया था कपड़ा खरीदने के लिए, वहीं पर कपड़े का भी मार्केट, चमड़े वमड़े का बड़ा बहुत बढ़िया उद्योग है, लेकिन बहुत बदबू करता है, पूरा गंदगी बहुत ज़्यादा है। लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड या पूरब का मैनचेस्टर भी कहा जाता है कानपुर को, ये बात ध्यान रखें। चमड़ा पकाने और चमड़े के उत्पाद जैसे जूता, बेल्ट, बैग, ये सब आप देखते हैं सैकड़ों इकाइयां मौजूद है यहाँ पर, खूब बनाया था। सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है चमड़ा उद्योग का कानपुर। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश का। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निजीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं था? निजीकरण का यानी कि प्राइवेटाइजेशन जो बोलते हैं, प्राइवेट चीजें होती है रहती हैं, तो इसका लाभ क्या नहीं होगा? इसका सरकार के लिए राजस्व का अतिरिक्त स्रोत होगा, बिल्कुल ये लाभ होगा। राजनीतिक उद्देश्यों का कम हस्तक्षेप होगा, इसमें ये भी लाभ है। कुल मिलाकर के बेहतर प्रदर्शन भी हो जाएगा, यानी कि ये तीनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसका लाभ होगा, लेकिन लाभ नहीं था पूछा गया तो निजीकरण का लाभ क्या नहीं था? कम प्रतिस्पर्धा, ये इसका लाभ नहीं है। ठीक है, ये इसकी हानि होती है, कम प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चूंकि निजीकरण का मुख्य उद्देश्य सरकारी नियंत्रण को कम करके बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना होता है, ना कि कम करना होता है। आगे देखते हैं, 19 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका आ चुका 19 नंबर बाबू, प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से उद्योग भारत के 8 प्रमुख उद्योगों का हिस्सा नहीं है? बताएं।
निम्नलिखित में से कौन से उद्योग भारत के 8 प्रमुख उद्योगों में 8 कोर इंडस्ट्रीज भारत में जो हैं उनमें से कौन सा नहीं है? देखें, उनमें से आपका क्या नहीं पड़ेगा? देखिए, कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस ये आपका होता है भारत के औद्योगिक उद्योगों में। इस्पात, सीमेंट, बिजली ये भी है। कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद ये भी है। ठीक है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। खनन, धातुकर्म, संचालन और दवाइयाँ ये एक प्रकार से आपका प्रमुख उद्योगों का हिस्सा नहीं, 8 कोर इंडस्ट्रीज का हिस्सा नहीं है। जो 8 कोर जो है इंडस्ट्री हो कौन-कौन सी है भी आप ध्यान रख लीजिएगा भारत में। पहला है आपका कोयला, दूसरा है कच्चा तेल, तीसरा है प्राकृतिक गैस, चौथा आपका है रिफाइनरी उत्पाद, पाँचवा है आपका उर्वरक, छठा है इस्पात, सातवां है सीमेंट और 8 है बिजली उत्पादन। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। जबकि दवाई यहाँ पर लिखी हुई दवाई वगैरह खनन जो होता है ये कोर सेक्टर का हिस्सा नहीं माने जाते हैं। तो इसका डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। खनन, धातुकर्म, संचालन, दवाइयाँ यही नहीं है हिस्सा, बाकी सब है। तो डी लग जाएगा इसका 19 का। 20 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र इनमें से कौन सा है? बिल्कुल कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि, मछली पालन करना या वन से जंगल से लकड़ी काटना, ठीक है, या डेयरी उद्योग, ये सब आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है। द्वितीय क्षेत्र की बात किया है तो विनिर्माण जो होता है वो द्वितीय क्षेत्र होता है। सूचना प्रौद्योगिकी आपका जो होता है, सूचना प्रौद्योगिकी वगैरह आपका परिवहन वगैरह ये सब तृतीय क्षेत्रों के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह तृतीय क्षेत्र में आते हैं। रिसर्च वगैरह आपकी चतुर्थ में चले जाते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब से शुरू किया गया? मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो शुरू किया गया है सितंबर 2014 से शुरू किया गया, सितंबर 2014। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सितंबर 2014 से मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया। भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 सितंबर 2015 को मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत करी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इसका प्रतीक चिन्ह रखा गया था एक शेर। ठीक है, लोगो था इसका क्या? एक शेर रखा गया था। ये बात ध्यान रखेंगे। हालांकि मोदी जी इस समय बहुत ज़्यादा पता नहीं कैसे लोग उनको समझाने वाले हैं। इस समय उनके खिलाफ काफ़ी जनता मोदी जी के खिलाफ हो रही है, पता नहीं क्या बात है। ठीक है, उन्होंने ऐसी चीज़ें कर दी हैं। यूजीसी को लेकर के उनका बड़ा ज़्यादा विरोध हुआ। फिर आप देख रहे हैं अभी यूएस डील को लेकर के विरोध हो रहा है। पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही, भगवान ही जाने क्या होता है देश का। ठीक है, हालांकि आगे बढ़ते हुए चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो भारत का पहला स्टील प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया था? बताएं। 22 नंबर, भारत का पहला स्टील प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया था बेटा? जो तो जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का पहला जो सबसे बड़ा लौह और इस्पात कारखाना शुरू किया गया था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको आप टिस्को कहते हैं। तो टिस्को की शुरुआत करी गई थी। इसकी स्थापना 1907 में हुई है टिस्को की। ठीक है, जमशेद जी टाटा के द्वारा झारखंड के जमशेदपुर यानी जिसको साक्षी कहते हैं वहीं पर स्थापित की गई है। और यहाँ पर उत्पादन जो शुरू हुआ है 1967 में तो स्थापित हो 1907 में तो स्थापित हो गया है, लेकिन उत्पादन शुरू हुआ 1911-1912 के आसपास। ठीक है, जमशेद जी टाटा जी ने शुरू किया था इसको। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं करेक्ट आंसर क्या। 23 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। 23 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तृतीयक आर्थिक गतिविधि है? तृतीयक आर्थिक गतिविधि कौन सी है? 23 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तृतीयक गतिविधि कौन सी है? इनमें से कौन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन एक तृतीयक आर्थिक गतिविधि है? तो व्यापार तृतीयक गतिविधि के अंतर्गत आता है। बाकी आप देखेंगे तृतीयक सेक्टर के अंतर्गत जैसे व्यापार, परिवहन, बैंकिंग ये सब तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जबकि बुनाई और खेती प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। तो बुनाई आपकी किस में आती है? द्वितीयक में आती है। खेती प्राथमिक में आती है। ठीक है, शिकार करना प्राथमिक उसमें आता है। 24 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्राथमिक गतिविधि कौन सी है? प्राथमिक गतिविधि कौन सी है? 24 नंबर, प्राथमिक गतिविधि खनन करना प्राथमिक गतिविधि इनमें से होता है। ठीक है, खनन जो होता है, माइनिंग करना, ये सीधे प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी हुई होती है, इसलिए प्राथमिक कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा खनन हो गया, कृषि है, मत्स्य पालन है, डेयरी उद्योग है, सब प्राथमिक गतिविधि के अंतर्गत आते हैं। 25 नंबर, मानव विकास सूचकांक की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से संकेतक का उपयोग नहीं किया जाता है। मानव विकास सूचकांक जिसको एचडीआई कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस संकेतक का उपयोग नहीं किया जाता है या नहीं किया जा सकता है? तो सामाजिक असमानता का प्रयोग नहीं करते हैं, बाकी सबका करीब। ठीक है, सोशल इनइक्वालिटी की बात नहीं करते हैं। ठीक है, एचडीआई की गणना जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
26 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बेटा? तो बरेली जो है ये माचिस उद्योग के लिए बहुत फेमस है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बरेली जो है माचिस उत्पादन में आप देखते हैं, और जरदोजी के काम के लिए बड़ी जानी जाती है, भारत में मशहूर है कौन? बरेली। ठीक है, बरेली की बर्फी बड़ी फेमस है। 27 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, राउरकेला इस्पात संयंत्र में स्थित है। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है? राउरकेला इस्पात संयंत्र ये आपका उड़ीसा में पड़ेगा। कहाँ पर पड़ेगा बेटा? राउरकेला उड़ीसा में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा, राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित है। यह जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 28 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। 28 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? 28 नंबर, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसको आप बोलते हैं नाबार्ड, नाबार्ड का मुख्यालय स्थित है बंबई में। कहाँ पर स्थित है? बंबई में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय या कार्यालय जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में ही है, ये बात ध्यान रखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है बाबू। 29 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना केसीसी योजना की जो सिफारिश है किसके द्वारा की गई थी? तो आरबी गुप्ता समिति के द्वारा की गई थी। आरबी गुप्ता समिति ने सिफारिश की थी केसीसी की। ठीक है, 1998 में आरबी गुप्ता समिति की सिफारिशों के आधार पर किसानों को अल्पकालिक ऋण देने के लिए केसीसी की योजना शुरू की गई थी 1988 ईस्वी में। ठीक है, केसीसी की शुरुआत 1998 में। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शीतोष्ण फसल है? शीत उष्ण फसल यानी कि शीत माने ठंडी वाली भी और गर्म वाली, जिसको आप बोलते हैं टेम्परेट फसल। तो जो होती है शीतोष्ण फसल है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रबी की फसल है, ठंडे और शीतोष्ण जलवायु में अच्छी होती है, जबकि धान और गन्ना उष्ण कटिबंधीय फसलें होती हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन से, प्रतिबूंद अधिक फसल निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य है? प्रतिबूंद अधिक फसल यानी कि मोर क्रॉप पर ड्रॉप निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य रहा है? तो ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसको आप पीएमकेएसवाई के नाम से जानते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है ये योजना प्रति बूंद अधिक फसल जो है योजना का एक प्रकार से उद्देश्य यही रहा है। इस योजना का लक्ष्य था जल उपयोग की दक्षता को बढ़ाया जाए और सूक्ष्म सिंचाई यानी ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आगे देखते हैं, 32 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है, भारत में जायद के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? बताएं, भारत में जायद जायद के समय। 32 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भारत में जायद के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो जायद के मौसम में खीरा फसल जो है, खीरा जानते हैं आप, उसको उगाया जाता है। रबी और खरीफ के बीच का समय होता है, खास करके मार्च और जून का समय, उसमें जायद का मौसम उसी को कहते हैं। मार्च और जून का मौसम जो होता है अभी स्टार्ट होगा मार्च से और जून तक चलेगा। जायद की फसलें इसी में बोई जाती हैं। ऐसी फसलें उगाई जाती हैं इसमें जिसमें बहुत तेज गर्मी और एकदम सूखी हवा, लू जो हवा चलती है, लू वैसी हवा की ज़रूरत होती है। जैसे इसमें खीरा, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, मूंग ये सब बोई जाती हैं। ज्वार बाजरा मक्का खरीफ की फसलें होती हैं, ये बात ध्यान। तो ज्वार बाजरा मक्का ये खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, जबकि आप देखते हैं खीरा, ककड़ी, तरबूजा, खरबूजा ये सब आपकी जो है जायद की फसलें होती हैं मार्च और जो है जून तक, मार्च से। 33 नंबर क्वेश्चन से, रोपड़ की पंचक प्रणाली किसके लिए उपयोग की जाती है? रोपड़ की पंचक प्रणाली बताएं किसके लिए उपयोग की जाती है? तो ये फलों के लिए उपयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, फ्रूट्स के लिए। फल उद्यान लगाने की एक विधि होती है रोपड़ की पंचक प्रणाली। इसमें क्या होता है, पौधों को वर्गाकार यानी स्क्वायर तरीके से लगाते हैं, लेकिन प्रत्येक वर्ग के बीच में एक अतिरिक्त पौधा यानी पूरक पौधा लगाया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं, अगर आप जैसे एक वर्ग बना लिया ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पर एक पौधा लगाया, यहाँ पर एक पौधा लगाया, यहाँ पर एक पौधा और यहाँ पर एक पौधा लगा दिया। कभी तंबाकू बैठाना देखे हैं? वैसे ही, लेकिन बीच में तंबाकू में क्या होता है कि कभी कभी एक आध पौधा नहीं लगता है, इसीलिए बीच में एक पौधा और लगा देते हैं। तो पंचक विधि यही होती है, पंचक प्रणाली रोपण की। ठीक है, क्या होता है कभी कभी जैसे इसमें खाली जगह का बेहतर उपयोग हो सकता है, इससे फलों की पैदावार अधिक होती है। जैसे यहाँ पर कोई चीज़ छूट गई, ये पौधा मर गया, तो यहाँ पर पौधा उठा करके ये उसकी पूर्ति कर देगा ये पौधा, इसीलिए ऐसा उगाया जाता है। ठीक है, तो ये पंचक प्रणाली यही होती है, फलों को लगाने के लिए ऐसा व्यवस्था होता है।
34 नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित में से जनजाति और जिले के युग्मों का कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं, यहाँ से पूछा जा रहा है। देखिए संथाल बांका बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। इसके अलावा मुंडा जमुई भी ठीक ठीक लग रहा है आपका, ठीक है। उर्रांव सुपौली नहीं, उर्रांव जनजाति मुख्य रूप से बिहार के रोहतास और पूर्णिया क्षेत्र या झारखंड के जो इलाके हैं वहां पर पाई जाती हैं। तो इसीलिए सुपौल जिला जो होता है वो एक प्रकार से इससे मेल नहीं खाता, तो सुपौली गलत हो जाएगा। उर्रांव जनजाति सुपौल में नहीं होती है, तो पहला सही, दूसरा सही। खरवार भागलपुर बिल्कुल ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 34 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, क्लियर। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर, यही गलत है, बाकी तीनों सही हैं। 35 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है? तो जनसंख्या परिवर्तन का महत्वपूर्ण निर्धारक कौन है जनसंख्या परिवर्तन का? तो प्रवासन से जनसंख्या जो है परिवर्तन हो सकता है, माइग्रेशन से। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक होते हैं बेसिकली, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवासन, ठीक है। प्रवासन क्या प्रक्रिया होती है? जिसमें लोग एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाकर के बस जाते हैं, उसको प्रवासन कहते हैं, जिसमें दोनों स्थानों की जनसंख्या की संरचना बदल जाती है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासन के अपकर्ष कारकों में से है? बताएं, प्रवासन के अपकर्ष कारकों में से कौन सा है? पुल फैक्टर्स, प्रवासन के अपकर्ष कारकों में से एक कौन सा? तो जीवन की सुरक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा जी, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। प्रवासन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अपकर्ष कारक प्रवासन का, एक होता है प्रतिकर्ष कारक। अपकर्ष कारक क्या है प्रवासन का? जैसे जो लोग अपनी और आकर्षित करते हैं, जैसे कि बेहतर नौकरी हो गया, सुरक्षा या अच्छी शिक्षा कहीं पर मिल रही, तो लोग वहां पर छोड़ करके चले जाते हैं उस स्थान पर जहां पर अच्छा मिल रहा होता है। एक होता है प्रतिकर्ष कारक, पुश फैक्टर, जो लोगों को जगह छोड़ने पर मजबूर करते हैं, जैसे कि बेरोजगारी, गरीबी या खराब जलवायु अगर है, गरीबी खूब ज़्यादा है, बेरोजगारी, तो अपनी जगह से छोड़ करके लोग भाग जाते हैं कमाने खाने के लिए, ठीक है। तो सुरक्षा एक सकारात्मक आकर्षण है, इसलिए अपकर्ष कारक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका महोदय। 37 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपने चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 37 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा उद्योग उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? थोड़ा सा कम दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर जो है किस हथकरघा उद्योग के लिए, यानी हैंडलूम के लिए प्रसिद्ध है? तो चिकन करी जो कढ़ाई होती है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खूब जबरदस्त होती है, चिकन करी, ठीक है। चिकन करी लखनऊ की एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। इसमें मलमल और सूती कपड़ों पर हाथ से महीन धागे का काम करते हैं। लखनऊ को अपनी इस कला के लिए जीआई टैग भी प्राप्त है, यानी कि लखनऊ की जो चिकन करी कढ़ाई है इसको जीआई टैग मिला हुआ, जीआई टैग मिल जाता है, तो यानी कि स्पेशलिटी हो जाती है उस स्थान की। वो लखनऊ चिकन करी कढ़ाई के लिए बड़े फेमस है, ठीक है। जीआई टैग मिल चुका है इसको। अगला क्वेश्चन से 38 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा, अलीगढ़ अपने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़ जो है अपना ताला बनाने के लिए, अलीगढ़ में ताले खूब अच्छे अच्छे बनाए जाते हैं, तो अलीगढ़ में ताले बनाने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तालों का शहर भी इसको कह सकते हैं, ताला, ठीक है, ताला नगरी भी कहा जाता है इसको। यहाँ के बने ताले केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी इसको लोग खरीदते हैं, ताला जो बनाया जाता है अलीगढ़ में, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन से 39 नंबर प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों को जनसंख्या में शामिल किया जाता है क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं आप्रवासन। आप्रवास मतलब क्या होता है? इमिग्रेशन, यानी कि आओ यहाँ पर रहो, आप्रवास। और एक होता है उत्प्रवास। उत्प्रवास माने होता है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन और इमिग्रेशन दोनों में अंतर होता है। आप्रवास मतलब कोई आपके यहाँ पर आकर के रहे, उसको आप्रवास, और कोई आपके यहाँ से निकल करके जाए कहीं दूसरे स्थान पर रहने के लिए, तो कोई निकल करके जाता है आपके यहाँ से, तो उसको उत्प्रवास कहते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है, किसी जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो किसी जनसंख्या की वहन क्षमता जो होती है वो सीमित संसाधनों के द्वारा निर्वाहित की जाती है, सीमित संसाधन के द्वारा जो है निर्धारित की जाती है, क्लियर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे भोजन, पानी, आवास पर डिपेंड करता है कि कितनी जनसंख्या कहाँ पर होगी। 41 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। फटाफट से आप देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न, यदि किसी देश की जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है तो जनसंख्या क्या होगी? यानी जन्म दर जो है अधिक है किसके? मृत्यु दर से, तो जनसंख्या बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। 41 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगर भैया जन्म जन्म दर जो है वो ज़्यादा है,
ठीक है, और मृत्यु दर कम है तो जनसंख्या जाहिर सी बात है बढ़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हुए चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जो किसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। क्लियर। 41 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न, यदि किसी देश की जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है तो जनसंख्या बिल्कुल बढ़ेगी। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। फटाफट से आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। 42 नंबर, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद ODOP यानी कि वन वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद यानी वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के आधार पर कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़ों के लिए जाना था, बिल्कुल जाना था, ए ऑप्शन बिल्कुल इसका ठीक लगेगा, यानी कि ये सही है। ठीक है, अमेठी मूंज के उत्पाद के लिए जाना जाता है। ठीक है, आगरा चर्म उत्पाद के लिए जाना जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, बागपत लकड़ी के खिलौने के लिए नहीं जाना जाता है। ये तीनों बिल्कुल सही हैं, सही सुमेलित हैं, जबकि आपका ये सही सुमेलित नहीं है। कौन सा? डी वाला ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। ठीक है, बागपत जो है इसके लिए फेमस नहीं है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लकड़ी के खिलौने चित्रकूट का उत्पाद होता है, बागपत का नहीं। ठीक है, बागपत जो होता है ये होम फर्सिंग यानी घर की सजावट के सामान के लिए जाना जाता है। क्लियर, ना कि लकड़ी के खिलौने के लिए। लकड़ी के खिलौने के लिए कौन फेमस है? तो वो आपका कौन सा जिला फेमस है बेटा? चित्रकूट फेमस है। 43 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 43 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनवरी 2018 में एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की गई थी? एक जिला एक उत्पाद की मूल अवधारणा जो शुरू की गई थी, मतलब किस जिले में बताएं? तो उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी 24 जनवरी 2018 को। उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसी को स्थानीय शिल्प और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से 44 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न, एक जिला एक उत्पाद की मूल अवधारणा किस सरकार की है, जिसे 1979 में आरंभ किया गया था? तो जापान सरकार की अवधारणा थी ये। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ODOP की अवधारणा सबसे पहले जापान के ओइना प्रांत में शुरू की गई थी और वहीं से पूरे संसार के लोगों ने इसको अपनाना शुरू कर दिया। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। 45 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 45 उत्तर प्रदेश का जिला बागपत किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का जिला बागपत जो है ये घर के फर्नीचर के लिए, होम फिनिशिंग के लिए, होम फर्सिंग या होम फर्निशिंग के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, घर का फर्नीचर। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर। लकड़ी खिलौने के लिए चित्रकूट फेमस है। 46 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है अंतर्राष्ट्रीय? तो ये है अपना अयोध्या में, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपका चौधरी चरण सिंह जो है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 47 नंबर, किसानों के वर्गीकरण में बड़े किसानों का क्या अर्थ है? 47 नंबर, किसानों के वर्गीकरण में बड़े किसानों का अर्थ होता है ऐसे किसान जो 10,000 10 हेक्टेयर या उससे अधिक हो। ठीक है, 10 हेक्टेयर से अधिक हो, 10 हेक्टेयर या उससे अधिक भूमि की जोत पर काम करते हैं, उसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि जिनके पास होती है उनको बड़े किसानों की श्रेणी में रखा जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन से 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया था? बताइए, कितने जिलों को शामिल किया गया 1960-61 में जो गहन कृषि जिला कार्यक्रम चला था IADP? तो 7 जिलों को उसमें शामिल किया गया। कितने जिलों को? 7 जिलों को शामिल किया गया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। फटाफट से आप देखेंगे। 49 नंबर प्रश्न है, जिस क्षेत्र में किसान केवल सब्जियों के विशेषज्ञ होते हैं इस प्रकार की खेती को क्या कहते हैं? उसको हम ट्रैक फार्मिंग बोलते हैं, ट्रैक कृषि कहते हैं, ट्रैक कृषि। ठीक है, क्लियर। ट्रैक फार्मिंग में सब्जियों को दूर बाजारों में भेजने के लिए बड़े पैमाने पर उगाया जाता है और ट्रकों में लाद करके उसको भेजा जाता है बाजारों में। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न, सिंचाई के 50 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? प्रश्न आपका आ चुका, सिंचाई के पानी में उर्वरक या रसायनों की मिलावट क्या कहलाती है? उसको फर्टिगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्टिगेशन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्टिगेशन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्टिगेशन जो होता है ये एक प्रकार से सिंचाई के पानी में उर्वरक या रसायनों की मिलावट को कहा जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, एक ऐसी भू संपत्ति जहां बिक्री के लिए नकदी फसल उगाई जाती है उसे कहते हैं, उसको बोलते हैं बागवानी खेती, जहां पर पैसे के लिए खेती करी जाती है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निजी क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है?
निजी क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण इनमें से कौन सा है? प्राइवेट सेक्टर। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है, ये आपका क्या है? ये प्राइवेट सेक्टर होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये जिसको आप टिस्को कहते हैं, टिस्को जो है ये निजी क्षेत्र है, प्राइवेट सेक्टर है, जबकि सेल ऑयल और भेल, ठीक है, सेल ओल और भेल जो होता है टाटा ग्रुप का एक निजी संस्था होती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो टिस्को टाटा आयरन एंड कंपनी जो होता है ये एक प्रकार से है, जबकि टाटा ग्रुप एक निजी संस्था है, ठीक है, जबकि ये सार्वजनिक कंपनियां होती कौन सी? जैसे सेल, आपका सेल मतलब कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सरकारी है, ठीक है। इसके अलावा ओ आई एल यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड भी सरकारी है। और भेल, भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये भेल कहते हैं इसको, ये भी एक प्रकार से क्या है? ये सब सरकारी कंपनी है। जबकि जो आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, ये आपकी निजी संस्था है, प्राइवेट है, टाटा ग्रुप का एक प्राइवेट संस्था ये है। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा जिला एक औद्योगिक जिला का उदाहरण है? औद्योगिक जिला का उदाहरण होता है फरीदाबाद। इनमें से फरीदाबाद जो है एक औद्योगिक जो है जिला होता है। फरीदाबाद हरियाणा राज्य का एक जिला है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़े औद्योगिक केंद्रों में से एक रहा है, ठीक है। हालांकि फरीदाबाद जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका जो 54 नंबर प्रश्न है, उन जिलों के समूह की पहचान कीजिए जो भारत के औद्योगिक जिलों का उदाहरण नहीं है। औद्योगिक जिले कौन से नहीं इनमें से? देखिए जबलपुर और भोपाल जो है औद्योगिक जिले नहीं हैं। बाकी कटक और कोलार, कानपुर और आगरा, अलवर और भवानी, ये सब जो जिले हैं ये सब औद्योगिक जिलों के अंतर्गत आते हैं। जबकि जबलपुर और भोपाल जो है ये सांस्कृतिक जिला माना सकता है, प्रशासनिक जिला माना सकता है, लेकिन ये एक प्रकार से नहीं माना जाता। जबकि फरीदाबाद, आगरा, कानपुर ये सब औद्योगिक केंद्र होते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत में प्रश्न आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है आपका, भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं फरवरी 2022 के अकॉर्डिंग? तो फरवरी 2022 के अनुसार भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो 11 महारत्न कंपनियां हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 11 महारत्न कंपनियां हैं। क्लियर। वर्तमान में इसकी संख्या बढ़कर के 13 हो गई है, फरवरी 2022 तक इसकी संख्या 11 ही थी, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, तो आप पूछेगा तो 13 लगा दीजिएगा। प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? 56 नंबर, सहारनपुर जिला जो है ये किस कला और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो लकड़ी और नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, लकड़ी और नक्काशी के लिए सहारनपुर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुंदर लकड़ी की नक्काशी के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है सहारनपुर जिला। 57 नंबर क्वेश्चन से, मेरठ अपने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मेरठ किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा? नौचंदी का मेला होता है मेरठ में, नौचंदी का मेला, ठीक है। नौचंदी का मेला मेरठ का एक ऐतिहासिक और प्रसिद्ध मेला है जो हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक माना जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, मुरादाबाद काम के लिए, मुरादाबाद जो है किस काम के लिए प्रसिद्ध है? मुरादाबाद 58 नंबर, मुरादाबाद किस काम के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर में हस्तकला उद्योग के में खुद के लिए एक जगह बना चुका है? तो किसके लिए? मुरादाबाद पीतल उद्योग में सबसे नंबर 1 पर है। पीतल नगरी भी मुरादाबाद को कहा जाता है। पीतल नगरी किसको कहते हैं? ब्रास सिटी कहते हैं, ठीक है, ब्रास सिटी, पीतल नगरी, ब्रास, ब्रास माने पीतल। मुरादाबाद जो है पीतल के लिए बड़ा फेमस है। 58 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पीतल, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 59 नंबर क्वेश्चन से, बदायूं अपने किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो बदायूं जो है जरी जरदोजी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बदायूं में जरी और जरदोजी का काम बड़े पैमाने पर होता है, बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 60 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। 60 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, 24 जनवरी, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश रख दिया गया था, इसलिए इसी दिन पूरी यूपी दिवस के रूप में या उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं 24 जनवरी को। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 61 नंबर प्रश्न है, भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय रहा है? बताएं। तो जैन धर्म का जो सर्वाधिक भाग है नगरीय रहा है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जनगणना के अनुसार जैन समुदाय के लोग सबसे अधिक परसेंटेज में शहरों में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन से 62 नंबर प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में है, लखीमपुर खीरी में है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लखीमपुर खीरी जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा
और एक प्रमुख नेशनल पार्क की श्रेणी में आता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। 63 नंबर क्वेश्चन से उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 63 नंबर, उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों एग्रो क्लाइमेट जोन्स की संख्या कितनी है? तो 9 है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 कृषि जोन है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 64 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका महोदय। 64 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किस नदी को पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा यानी बायोलॉजिकल डिसऑर्डर घोषित किया गया है? बताएं। तो नदी है गोमती नदी। गोमती नदी जो है, ये एक प्रकार से गोमती नदी उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख नदी है। लखनऊ शहर में जो बीच से बहती गली जो नदी है, बीच में लखनऊ शहर के एकदम से उसके किनारे लोग जो है जाकर के बैठते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है शाम मीटिंग में। तो लखनऊ हो गए, जौनपुर, सुल्तानपुर, इन सभी शहरों से जाकर के ये नदी गुजरती है। कौन सी? गोमती नदी। औद्योगिक कचरे और शहरी सीवेज के अत्यधिक बहाव की वजह से इस नदी का ऑक्सीजन स्तर जो है बहुत गिर गया है। इसमें जलीय जीवों का रहना मुश्किल हो गया है और इसी गंभीर प्रदूषण की वजह से इसको जैविक आपदा कहा जाता है, इस नदी को, गोमती नदी को। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, पतली नदी है। 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या नियोजन को परिसीमित करता है? नियोजन को यानी प्लानिंग को कौन लिमिटेड करता है, परिसीमित करता है? तो परिवर्तन का प्रतिरोध जो होता है वही एक प्रकार से इसको लिमिटेड कर देता है। ठीक है, यानी जब भी कोई योजना या नियम लागू होता है तो अक्सर लोग या कर्मचारी अपनी पुरानी आदतों को छोड़ने से डरते हैं और नए बदलावों को स्वीकार नहीं कर पाते और इसीलिए वो परिवर्तन का विरोध करते हैं, प्रतिरोध करते हैं, और यही सबसे बड़ा एक प्रकार से वो उसका परिसीमित होता है। 66 नंबर क्वेश्चन से वाराणसी का क्या प्रसिद्ध है? बनारस। बनारस का क्या प्रसिद्ध है बेटा? बनारसी अपने व्यापार और वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल प्रसिद्ध है। वाराणसी अपने बेहतर जो है सिल्कस और सोने और चांदी के ब्रोकेड हेतु भी प्रसिद्ध है, बिल्कुल प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ बनारस में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी है, तो इन सभी के लिए बनारस प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। और बनारस की कौन सी प्रसिद्ध है बेटा? बनारस की क्या प्रसिद्ध है? मलाई नहीं, बनारस की, बनारस का पान, खई के पान बनारस वाला गाना सुने हैं? तो बनारस भी, बनारस किसके लिए प्रसिद्ध है? वहाँ का बढ़िया पान। ठीक है, बड़े बड़े चौड़े चौड़े पत्ते होते बनारस के। ठीक है, मैं खाता नहीं हूँ लेकिन जानता हूँ, मैं बनारस में रहा हूँ, बीएचयू में पढ़ा हूँ। ठीक है, एमए वहीं से मेरा है। तो वहाँ का चमचम मिठाई बड़ी फेमस है। चला चौकावा पे चमचम चिखा जी, निरहुआ का गाना है, ए राजा हमके बनारस घुमा दी। तो उसी में आगे जब देखो कि जो है गोदौलिया गोदौलिया पे चलो घुमा दी, गोदौलिया बाजार टहरा दी, उसी गानवे में देखिएगा पूरा का पूरा जो बनारस के बारे में ही बताया गया। बनारस में ही शूटिंग हुई थी उस मूवी की, उस गाने की। ठीक है, तो वहाँ पर है कि ए राजा हमके बनारस घुमाए। तो बनारस में क्या क्या मशहूर है? कचौड़ी गली मशहूर है बनारस की, कचौड़ी बिकती है। आप गदौलिया चौराहे पर आप देखेंगे तो आप कचौड़ी खाएंगे, 30 रुपए की या 20 रुपए की मिलती है। पहले 20 की मिलती है जब हम पढ़ते थे, 30 रुपए की, 20 रुपए की, 20 रुपए की 4 कचौड़ी। और सब्जी एकदम से नलिया किनारे बैठ के बनावत है, कुल नलीबा किनारे ऐसे, बगल से नाली बह रही है, रोड पर किनारे तमाम धूल मिट्टी उड़ रही है, लेकिन इतनी जबरदस्त कचौड़ी भैया। और सब्जी वो मन पता नहीं कौन कौन चीज डाल दें काट के, लाल लाल, इतना इतना टेस्टी, इतना जो जवाब नहीं। वही मेरे खाना घरे कहा तो कोनो बढ़िया रेस्टोरेंट में आप ना पैबो, जौन खाना बनारस में आप रोडे किनारे पाई जाबो, वो रेस्टोरेंट में आपका सुख ना मिले। 20 रुपए 4 कचौड़ी मिलती रही और सब्जी एक ठो दो नामा, और वही एक ठो बेंच रखी रहती, वही बेंच पे बैठ के बढ़िया खाते रहे, फिर जाते रहे कॉलेज पढ़ाए। ई रहा थे कचौड़ी का स्वाद। गदौलिया बाहर एक कॉलेज, गदौलिया के पास एक कॉलेज पड़ता डीएवी कॉलेज, तो उसमें भी मैंने वहाँ पर भी गया था, चूंकि बीएचयू का ही कॉलेज है। ठीक है, तो बड़ा जबरदस्त वो समय था। पान फेमस है, चमचम मिठाई फेमस है बनारस की। ठीक है, डी ऑप्शन लगा दी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर। 67 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के तात्कालिक उद्देश्य बताएं। बनारस में सिल्क और ब्रोकेट जो फेमस है, बनारस की साड़ियां और रेशम का काम बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 तत्कालिक उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करने के लिए, बिल्कुल। कुल प्रजनन दर को कम करना और जनसंख्या के आकार को स्थिर करना, सभी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप बताइएगा। 68 नंबर क्वेश्चन से आपका, 68 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहे बाबू,
प्रश्न है MSME का क्या मतलब होता है। MSME का क्या मतलब होता है। 68 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 68 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। 68 बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है, बहुत बढ़िया तरीके से आप देख पा रहे हैं। MSME का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, इसका राइट उस पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को MSME कहा जाता है। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तथा कारोबार 5 करोड़ रुपए तक है, उसे किस रूप में जाना जाता है। उसको हम लोग जानते हैं सूक्ष्म उद्यम के अंतर्गत माइक्रो इंटरप्राइज बोलते हैं। यानी नई परिभाषा के अनुसार 1 करोड़ निवेश और 5 करोड़ टर्नओवर वाले उद्योग जो होते हैं उनको सूक्ष्म श्रेणी में ही रखते हैं। 69 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष में MSME का नवीनतम वर्गीकरण किया गया था। 70 नंबर, MSME का नवीनतम वर्गीकरण किया गया था किस वर्ष, 2020 में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 71 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम है। 71 नंबर, कौन सा निम्नलिखित में से एक सूक्ष्म वित्त यानी माइक्रो फाइनेंस कार्यक्रम है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर को स्वयं सहायता समूह, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। 72 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है निराश्रित ट्रांसजेंडर पेंशन योजना के तहत साल साल से ज्यादा उम्र के, मतलब कितने साल के ज्यादा उम्र के निराश्रित ट्रांसजेंडर को पेंशन दी जाती है। ट्रांसजेंडर जो होते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो निराश्रित ट्रांसजेंडर होते हैं उनको पेंशन का प्रावधान है। 60 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों को, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, जिनका कोई आसरा ना हो। 73 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न आपका आ चुका है बिरबू, प्रश्न आपका क्या आ चुका है, 73 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न है एमएसएमई मंत्रालय ने कौन सा सार्वजनिक खरीद पोर्टल लॉन्च किया है। मतलब उस पोर्टल का क्या नाम है। उस पोर्टल का नाम है MSME संबंध। ठीक है, MSME संबंध, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सी ऑप्शन। ठीक है, यह पोर्टल केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा MSME से जो खरीद की जाने वाली जो खरीद है उस पर निगरानी रखता है। 74 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में भारत सरकार औद्योगिक नीति संकल्प में लाई थी। औद्योगिक नीति संकल्प में कब लाई थी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है रिजोल्यूशन नहीं लाई थी, पूछा गया कब नहीं लाई थी। 1965 में नहीं लाई थी। ठीक है, और बाकी प्रमुख औद्योगिक क्रांतियां 1948 में हुई, 1956 में, 1977 में हुई थी, जबकि 1965 में नहीं हुई थी। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन लग जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन से लघु उद्योग जिन्हें MSME के रूप में भी जाना जाता है वे किस अधिनियम के द्वारा वर्गीकृत किए गए हैं। तो 2006 के अधिनियम के द्वारा वर्गीकृत किए गए हैं, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 2006 के अंतर्गत। ठीक है, 2006 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे 76 नंबर क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न आपका आ चुका बाबू। प्रश्न खादी ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सी उप योजना बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और बेहतर तकनीक के माध्यम से कारीगरों की आय बढ़ाने पर केंद्रित है। तो होती खादी संस्थानों को सहायता के लिए बुनियादी ढांचा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका बिल्कुल राइट आंसर है सी ऑप्शन। 77 नंबर क्वेश्चन से वाणिज्यिक फसल कौन सी है। 77 नंबर, वाणिज्यिक फसल इनमें से कॉमर्शियल क्रॉप, तो चाय एक कॉमर्शियल क्रॉप है, यानी कि बाकी ये अब खाद्यान्न चावल और गेहूं जो है ये खाद्यान्न उत्पादन से रिलेटेड है, जबकि वाणिज्यिक फसल जो है आपकी चाय होती है टी, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाय, कपास, जूट, गन्ना, काफी ये सब नकदी फसलें हैं, इन्हीं को कॉमर्शियल क्रॉप बोला जाता है। जबकि गेहूं, चावल, मक्का ये खाद्यान्न फसलें हैं जिसको फूड क्रॉप कहते हैं। ठीक है, यानी कि वाणिज्यिक फसल वह फसल होती है जिसको बेच करके तुरंत जो है पैसा लाया जाए, घर पर मुनाफा कमाया जाए। 78 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। PDS है, PDS क्या है बेटा। PDS का क्या अर्थ है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। PDS का फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है इसको।
पीडीएस की बात की तो भारत सरकार की एक प्रणाली है जिसके माध्यम से देश के गरीब नागरिकों को रियायती दरों, खास करके सस्ते दामों पर अनाज जैसे गेहूं, चावल, चीनी उपलब्ध करवाया जाता है। इसे आम भाषा में अगर देखें तो राशन की दुकान या कोटा कहते हैं। गांव वगैरह में जो कोटा मिलता है वो पीडीएस के तहत ही मिलता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। उसी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत ये मिलता है आपको, कोटा का जो चावल मिलता है, ठीक है, कोटा का चावल मिलता है। इसका प्रबंधन उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा जारी किया था। और हर एक ग्राम सभा का एक कोटेदार होता है, उसके यहाँ पर ये चीजें मिलती हैं, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। आर्थिक सर्वेक्षण के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। ये एक प्रकार से इसको प्रस्तुत किया जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट में हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय का हस्ताक्षर होता है, खास करके किसका? 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं बेटा? तो फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्त मंत्री। 1 रुपए की नोट पर किसका सिग्नेचर होता है? 80 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 रुपए की नोट पर, देखिए भारत में 2 और उससे ऊपर के सभी नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, लेकिन 1 रुपए के नोट ऐसा होता है जिसपे भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए इस पर भारत के जो वित्त सचिव होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं। वित्त मंत्री का डायरेक्ट नहीं होता है, वित्त सचिव का जो हस्ताक्षर होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी का हस्ताक्षर होता है, ठीक है। 80 नंबर का सही से बताएं। तो 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है बेटा? 1 रुपए के नोट पर फाइनेंस जो है सेक्रेटरी यानी कि वित्त, ठीक है, जो है किसका? वित्त सचिव यानी भारत सरकार के होते हैं, उनका हस्ताक्षर होता है, ये बात आप ध्यान रखें। बाकी जितने होते हैं उस पर आरबीआई की गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। अगला क्वेश्चन, 81 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर कौन सा है? बताएं। 82 नंबर, 81 नंबर, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, ट्रेडिंग पार्टनर इनमें से कौन सा है? ट्रेडिंग पार्टनर सबसे बड़ा जो है वो यूएसए है, यानी अमेरिका है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना हुआ है। भारत अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष, जिसको ट्रेड सरप्लस की स्थिति कहते हैं, यानी हम उन्हें सामान बेचते ज़्यादा हैं और खरीदते कम हैं। दूसरे स्थान पर चीन आता है, पहले नंबर पर भारत जो है अमेरिका, अमेरिका से सामान ज़्यादा खरीदते हैं। अमेरिका टैरिफ लगा दिया था उस पर भी, ठीक है, टैरिफ कुछ हटाया है लेकिन जो है वही टैरिफ फिर भी है। 82 नंबर क्वेश्चन से, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 82 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 6 अगस्त 1952 में हुई थी। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल डी ऑप्शन। एनडीसी जो होती है इसकी स्थापना योजनाओं को अंतिम रूप देने और राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। योजना आयोग के द्वारा बनाई गई योजनाओं को एनडीसी ही अंतिम मंजूरी देता है, मंजूरी देता है कि भाई ये योजना लागू की जाएगी। परिवार नियोजन विभाग स्थापित किया गया। परिवार नियोजन विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली प्लानिंग, 1966 में, बिल्कुल इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत दुनिया का पहला देश था जिसने 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के भीतर एक अलग परिवार नियोजन विभाग की स्थापना 1966 में की गई थी, ताकि जनसंख्या नियंत्रण पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा सके और सही तरीके से जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सके। पुस्तक, भारत के लिए नियोजन किसके द्वारा लिखी गई? भारत के लिए नियोजन नाम की पुस्तक, बताएं। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है एम विश्वेश्वरैया ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में इंजीनियरिंग का जनक भी कहा जाता है एम विश्वेश्वरैया को। 1934 में यह पुस्तक उन्होंने लिखी थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, 85 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बताएंगे। 85 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था मिक्स्ड यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों साथ साथ मिलकर के काम करते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन से आपका, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि का विकास करना, कृषि डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन से, आर्थिक नियोजन का विषय, आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग का विषय कौन सा इनमें से? समवर्ती सूची, ठीक है। आर्थिक नियोजन किसका विषय? समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची पर कानून राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बनाती हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, रोलिंग प्लान रणनीति के द्वारा अपनाई गई है। 88 नंबर क्वेश्चन,
रोलिंग प्लान रणनीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो ये मोरारजी देसाई जनता पार्टी की सरकार थी। जो पहले जनता पार्टी थी वही अब भारतीय जनता पार्टी है। मोरारजी देसाई की सरकार थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1977 में जब जनता पार्टी सत्ता में आई तो उन्होंने पंचवर्षीय योजना को समय से पहले ही समाप्त कर दिया और 1978 में रोलिंग प्लान यानी अनवरत योजना शुरू कर दी उसके स्थान पर। इसकी अवधारणा गुरनार मंडल ने दी थी। हालांकि 1980 में कांग्रेस के वापस आने पर इसे बंद कर दिया गया, अनवरत योजना को, रोलिंग प्लान को, और फिर से वही पंचवर्षीय योजनाएं जो योजना प्लान जो था वही शुरू कर दी गया था। अगला क्वेश्चन 89 नंबर प्रश्न है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। तो भारत का पहला अध्यक्ष कौन था? पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो ठीक है, वही अध्यक्ष भी होंगे। ठीक है, तो 89 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 90 नंबर प्रश्न। प्रश्न है जनसांख्यिकी का क्या अर्थ है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। जनसांख्यिकी का क्या अर्थ है? फटाफट से आप बताइएगा, जनसांख्यिकी का क्या अर्थ है? कौन सा प्रश्न आपका? 90 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। जनसांख्यिकी का क्या अर्थ है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 90 नंबर, जनसांख्यिकी डेमोग्राफी का अर्थ है जनसंख्या का अध्ययन करने वाले शास्त्र या विज्ञान को हम लोग, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जनसंख्या का अध्ययन। ठीक है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को हम जनसांख्यिकी कहते हैं, डेमोग्राफी बोलते हैं। ये बात आप ध्यान दें। इसमें जनसंख्या के आकार, जनसंख्या का वितरण, उसका संरचना, इसका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है इस विषय में। 91 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका बाबू। 91 नंबर प्रश्न है, प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या कहलाती है? 91 नंबर, प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 92 नंबर प्रश्न है, एनपीपी का क्या अर्थ है? एनपीपी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बोलते हैं उसको। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 नंबर का। 93 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, भारत एक है, भारत कैसा देश है? भारत एक विकासशील राष्ट्र है। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री है भारत। कैसा है? डेवलपिंग कंट्री। बी ऑप्शन, विकास कर रहा है अभी। अमेरिका डेवलप कंट्री है, विकसित कंट्री, विकसित राष्ट्र है। 94 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? जहाँ पर सबसे ज्यादा घनत्व है यानी बहुत ज्यादा सघन आबादी है? बिहार। बिहार में बहुत ज्यादा जो है लोग रहते हैं और आबादी जो है बहुत घनत्व है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। 1106 लोग 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं बिहार में। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 95 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका आ चुका। 95 नंबर प्रश्न है, सापेक्ष निर्धनता बताएं। सापेक्ष निर्धनता रिलेटिव पॉवर्टी किससे संबंधित है? निर्धनता या धनिक, दोनों से रिलेटेड है ये। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 95 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 95 नंबर का सी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है। निर्धनता दो प्रकार की होती है। निरपेक्ष निर्धनता का अर्थ होता है बुनियादी जरूरतों, जैसे भोजन या घर का ना होना, जबकि सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है कि समाज के अन्य वर्गों की तुलना में कम आय होना। ठीक है, यह मुख्य रूप से समाज में आय की असमानता को दर्शाती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। भारत की बेरोजगारी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? 96 नंबर, भारत की रोजगारी का आकलन जो किया जाता है वो एनएसएस को यानी कि एनएसएसओ के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्या होता है उसको, क्या बोलते हैं उसको? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, एनएसएसओ। ठीक है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय कहा जाता है इसको। ठीक है, तो भारत में बेरोजगारी और रोजगार के आधिकारिक आंकड़े जो होते हैं यही जारी करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? एनएसएसओ। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, हिंदी में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय कहा जाता है इसको। ये बात आप ध्यान रखें। एनएसओ जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के साथ विलय कर दिया गया था इसका बाद में, लेकिन ऐतिहासिक रूप से इसको एनएसएसओ का इसको ही कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखते हैं 97 नंबर प्रश्न है, छिपी हुई बेरोजगारी, इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं, पाई जाती है। छिपी हुई बेरोजगारी ये एक कृषि क्षेत्र में पाई जाती है कि भैया एक लोग का काम है फिर भी 4-5 लोग उसमें जुड़े रहते हैं, फायदा ज़्यादा नहीं होता। ये ऑप्शन, इसी में प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। जैसे एक दुकान है, 4 भाई बैठे हैं तो चारों भाई उसी पे बैठे रहते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो होता है इसे मान लेते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी इसको कहते हैं। यानी यह तब होती है जब किसी काम में जरूरत से ज़्यादा लोग लगे होते हैं। उदाहरण के लिए यदि एक खेत में 2 लोगों की जरूरत है लेकिन पूरा परिवार 5 लोग का है और पांचों लोग उसी खेत में काम कर रहे हैं, तो बाकी 3 लोग छिपे हुए बेरोजगार हैं, क्योंकि उनके हटने से उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उत्पादन उतना ही होगा कि जितना होना था। क्लियर? 98 नंबर क्वेश्चन से,
मुख्य गेहूं उत्पादक राज्य भारत में कौन सा है? मुख्य गेहूं उत्पादक राज्य 98 नंबर बताएं। मुख्य गेहूं उत्पादक राज्य भारत में कौन सा है? तो है पंजाब। पंजाब जो है मुख्य गेहूं उत्पादक राज्य है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि कुल उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे होता है। ठीक है, लेकिन उत्पादकता प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देखेंगे तो पंजाब शीर्ष पर है। विकल्पों के आधार पर पंजाब एक प्रमुख और आदर्श गेहूं उत्पादक राज्य माना जाता है। ठीक है, पंजाब नंबर 1 पर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए उत्तर प्रदेश ऑप्शन में होगा तो उत्तर प्रदेश लगेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा गेहूं उत्पादन उत्तर प्रदेश में ही होता है। प्रति ग्राम यानी अगर पंजाब में 1 बीघा में 5 कुंटल गेहूं निकलेगा तो उत्तर प्रदेश में 3 कुंटल ही निकलेगा, ये ध्यान रखिए। 99 नंबर प्रश्न, 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 20 सूत्रीय कार्यक्रम 20 पॉइंट प्रोग्राम ये 1975 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1975 इस कार्यक्रम की घोषणा करी थी तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय थी इंदिरा गांधी जी, जुलाई 1975 में। ठीक है, इसमें इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी का उन्मूलन करना, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के लक्ष्यों में तेजी लाना। लास्ट क्वेश्चन आपका 100 नंबर, गीता प्रेस और गीता वाटिका कहाँ स्थित है? तो गोरखपुर में स्थित। गीता वाटिका, गीता प्रेस ये सब गोरखपुर में है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गीता प्रेस दुनिया में हिंदू धार्मिक पुस्तकों का सबसे बड़ा प्रकाशक है, जिसकी स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी। यह और प्रसिद्ध गीता वाटिका दोनों ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित हैं। हाल ही में गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है और दुनिया का एक प्रकार से सबसे बड़ा हिंदू पुस्तकों का प्रकाशक है गीता प्रेस। रामचरितमानस से लेकर के दुनिया मतलब कि जितने भी महाकाव्य वगैरह हैं सब इसी से प्रकाशित हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इसका पूरा का पूरा पीडीएफ है, जैसे पीडीएफ है और पीडीएफ के नीचे आपका ये आंसर की लगी हुई है, ये मैंने आपकी लगा करके दिया ताकि इसको आप अगर चाहें तो पीडीएफ इसका निकलवा लीजिए, आराम से इसको घर पर इसको बैठ करके आराम से पढ़िए। ठीक है, आराम से इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की नहीं होगी इसमें, सब कुछ आपको मिलेगा। पीडीएफ कैसे प्राप्त करना है, ऐसे पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आपको सीरीज या किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी। 99 84 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा 6 सेमेस्टर के लिए। मात्र 100 रुपये फीस लगेगी। 100 रुपये फीस कैसे जमा करनी है? जैसे आप एसएमएस करेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देनी है। और फीस जमा करेंगे जैसे उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिलेंगे। वैसे पीडीएफ नोट्स के लिए ही ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए आपको। वीडियो लेक्चर्स आप यूट्यूब पर भी हमारे देख पाएंगे, तो वीडियोस देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो आप वीडियोस देखेंगे। लेकिन पीडीएफ नोट्स आपको जैसे पेपर जैसे प्राप्त कर लें, डायरेक्टली पेपर आपको मिल जाए। ठीक है, तो उसको आप आसानी से अपना देख करके आंसर की साथ में रहेगा। जैसे दोनों केवल इसी इकोनॉमिक्स का नहीं, इकोनॉमिक्स के 2 पेपर आपके होंगे इसका, और 2 पेपर आपके और एक सब्जेक्ट होगा उसका, तो 4 पेपर ये और प्लस में 1 पेपर आपका को करिकुलर का होगा। इन पांचों सब्जेक्ट की सीरीज खरीदेंगे तो 60 रुपए की एक सीरीज आती है। ठीक है, तो 300 रुपए की आपकी सीरीज खरीदेंगे तो 300 रुपये आपका नहीं लगने देंगे हम, और उससे आए कि ना आए, लेकिन यहाँ से आपका पेपर में प्रश्न फंसेगा जो कि मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, तो अब आपका 5 जो प्रैक्टिस सेट होगा, मतलब कि 5 जो क्वेश्चन पेपर होंगे उन सभी के आपको नोट्स मिलेंगे, जो है पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आप इसके लिए तैयारी करने के लिए जुड़ जाइए हमारे साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट को करिकुलर में आपकी बार शामिल है। जैसे आपने 5th सेमेस्टर में एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस पढ़ा था, ऐसे ही कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको 6th सेमेस्टर में पढ़ना है, तो उसका पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट मिलेगा कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखेंगे। हमारा ये नया चैनल है को करिकुलर मास्टर, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारा दूसरा चैनल है शुक्ला डी पॉइंट, उसको भी सब्सक्राइब कर लें, बी करिकुलर को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।